हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा की दुनिया। टुडे आई विल डिस्कस हियर साइकेट्रिक डिसऑर्डर। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। साइकेट्रिक डिसऑर्डर मानसिक विकार या मानसिक बीमारियां। तो डिस्कस करते हैं। साइकिक मीन्स मेंटल प्रोसेस, ठीक है। साइकेट्रिक मेडिसिन की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम कंसर्न करते हैं डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इमोशन एंड बिहेवियर लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन एंड सिजोफ्रेनिया। मतलब साइकेट्रिक डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हम किसी भी मेंटल, इमोशनल एंड बिहेवियर स्टेज की ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस करें। फॉर एग्जाम्पल एंजाइटी, डिप्रेशन एंड सिजोफ्रेनिया। और करके नेक्स्ट देखते हैं। अ साइकेट्रिक डिसऑर्डर ऑल्सो कॉल्ड मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। दिमागी बीमारी या दिमागी मानसिक बीमारी। ये जो क्या है, ये जो बिहेवियर और मेंटल पैटर्न, ये एक बिहेवियर एंड मेंटल पैटर्न है दैट कॉज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट ऑफ पर्सनल फंक्शनिंग। जो पर्सन के फंक्शंस हैं वो इम्पेयर्ड हो जाएंगे और वो पर्सन स्ट्रेस में रहेगा। सच फीचर में भी परस्टेंट, ये फीचर लगातार कंटिन्यूअसली ऐसा होता रहे। परस्टेंट मतलब लगातार। रिलैप्सिंग, इसका बदलाव ना हो और अकर एज ए सिंगल एपिसोड्स, ठीक है। तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर को हम मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं। ये क्या है, बिहेवियर एंड मेंटल पैटर्न है जो कि क्या करता है, क्या कॉज करता है, स्ट्रेस कॉज करता है एंड पर्सन के जो फंक्शंस हैं उसको इम्पेयर कर देता है। ये जो चीजें हैं, ये फीचर जो हैं वो कंटिन्यूअसली लगातार परस्टेंट रहती हैं, ठीक है। क्या क्या कॉजेज हैं मेंटल डिसऑर्डर होने के। फर्स्ट है जेनेटिक। जेनेटिक्स मीन्स जीन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। आपको कोई इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक ट्रॉमा हुआ हो। केमिकल इम्बैलेंस इन द ब्रेन, आपके ब्रेन में लाइक सेरोटोनिन, नॉर एपिनेफ्रिन जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर है, केमिकल से उनका इम्बैलेंस हो। किसी क्लोज पर्सन का डेथ हो जाए या आप किसी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह रहे हैं या जॉब लॉस हो जा रहा है, आपका किसी से सेपरेशन हो जा रहा है जिससे आप काफ़ी क्लोज, उससे आपका अलगाव हो जा रहा है या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। नेक्स्ट क्रोनिक ऑर्गेनिक डिजीज दैट कॉज एम्पिट्यूशन ऑफ सर्टेन ऑर्गन्स। कुछ क्रोनिक ऐसे ऑर्गेनिक डिजीजेज हैं जो कि कॉज करती हैं एम्प्यूटेशन। मीन्स जैसे कोई भी क्रोनिक या ऑर्गेनिक डिजीज हो रही है जिसकी वजह से पर्सन का कोई बॉडी ऑर्गन कट हो जा रहा है, बॉडी पार्ट कट हो जा रहा है, लाइक लेग हो गया, हैंड हो गया, आर्म हो गया। इसकी वजह से भी इंसान को फिजिकली टेंशन या स्ट्रेस हो सकता है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो ये कुछ सम कॉजेज हैं जो कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर कॉज करते हैं। टाइप्स क्या क्या है साइकेट्रिक डिसऑर्डर के। फर्स्ट है डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी, सिजोफ्रेनिया, ईटिंग डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्लीप वेक डिसऑर्डर। ये सम टाइप्स हैं साइकेट्रिक डिसऑर्डर के। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हम इस वीडियो में डिप्रेशन को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप अभी चैनल पे नए हैं तो किस बात का वेट कर रहे हैं, चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करिए क्योंकि आपकी छोटी सी एफर्ट ही हमें न्यू वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करती है। और हैंड रिटेन पीडीएफ नोट्स मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप जाके ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। बट हाँ, आप हमारे चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें और हमें सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए गाइज, हम स्टार्ट करते हैं कि डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन, ये वर्ड यूजली आप लोगों ने सुना ही होगा कि पर्सन डिप्रेस्ड हो गया है या डिप्रेशन का शिकार हो गया है। तो डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? डिप्रेशन का मतलब होता है चेंज इन मूड स्टेट। आपके जो मूड स्टेट है वो चेंज हो जाए जिसकी वजह से आपके सोचने, समझने एंड फीलिंग्स जो है ना वो अफेक्ट हो। तो डिप्रेशन वन वर्ड में क्या बोलेंगे? चेंज इन मूड स्टेट। तो इसको डिस्कस करते हैं। डिप्रेशन इज अ स्टेट ऑफ इंटेंस सैडनेस। डिप्रेशन एक ऐसा स्टेट है, ठीक है, एक ऐसा स्टेट है जिसमें क्या होता है, इंटेंस सैडनेस होता है, बहुत ही ज़्यादा सैडनेस एंड लो मूड।
एकदम ऑफ मूड रहेगा, बहुत ज़्यादा सैडनेस की वजह से ऑफ मूड रहेगा। एंड एवर्जन, एवर्जन मीन अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग समबॉडी या सम थिंग्स, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति एकदम विरुचि होना, रुचि उसमें बिल्कुल अपना न दिखाना। दैट कैन अफेक्ट, वो अफेक्ट करता है पर्सन के थॉट को, सोचने के सोच को, बिहेवियर को, एंड फीलिंग एंड सेंस ऑफ वेलबींग। मतलब जो पर्सन डिप्रेस्ड है उसकी स्टेट क्या होगी, वो बहुत ज़्यादा सैड होगा, उसके मूड ऑफ रहेगा एंड वो लोगों से दूर रहने लगेगा। अपने आप को लोगों के बीच में, जैसे आप सारे लोग हैं वहाँ पे, वो बैठना भी पसंद नहीं करेगा। अकेले रूम में बहुत ही ज़्यादा अलग रहने लगेगा, लोगों को लाइक नहीं करेगा, लोगों को पसंद नहीं करेगा, उसको आवाज़ से भी प्रॉब्लम होगी, उसकी जो सोचने समझने की जो एलिजिबिलिटी है वो भी ख़त्म होती हुई दिखेगी। तो यूजुअली डिप्रेशन के जो पेशेंट हैं उनको ना, वो क्या करते हैं, जैसे कोई पर्सन प्रेजेंट में है, ठीक है, वो डिप्रेस्ड है, तो उसको अपना फ्यूचर जो है, फ्यूचर नहीं दिखता है, वो पास्ट में हुए चीज़ों में ही जीता है और उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल सोचता है। जो भी उसके पास्ट में हुआ है, गलत हुआ है ना, तो उनको लगता है बस ऐसा ही मेरे साथ हमेशा होगा या ऐसे ही मेरी लाइफ अब रहेगी। इसकी वजह से पर्सन बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, उसका मूड ऑफ हो जाता है और वो लोगों से दूर रहने लगता है। ये कंडीशन डिप्रेशन का है। तो अगर आपके अगल बगल या ऐसे आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई हो कि जो सडनली ऐसे बहुत ज़्यादा चंचल स्वभाव का हो, ठीक है, सबसे बात करता हो, सबसे घुलता मिलता हो, बट सडनली उसको क्या होता है कि वो बहुत अलग रहने लगे, चुप रहने लगे, तो उसको ज़रूरत है उस टाइम आपकी कि आप उससे बात करें, आप उसकी प्रॉब्लम्स को समझें। अगर आप वहाँ पे उससे बात करते हैं, उसके मूड को डाइवर्स करते थे, चेंज करते हैं, तो वो पर्सन डिप्रेस्ड नहीं होगा। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आप बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं, कोई चीज़, कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा है, कोई एम ही नहीं दिख रहा है, तो उस टाइम आप क्या करें, अपने फैमिली के साथ टाइम बिताने लगें, सारी चीज़ों से छुट्टी ले लें 10 दिन के लिए और अपने फैमिली के साथ रहें। ऐसे आप डिप्रेशन से बच सकते हैं, क्योंकि डिप्रेशन इस समय बहुत ही ज़्यादा कॉमन है एडल्ट पर्सन में, क्योंकि एडल्ट पर्सन को वो लोग मेहनत कम करना चाहते हैं, उनको रिजल्ट बहुत जल्दी जल्दी चाहिए होता है, इसकी वजह से वो डिप्रेस्ड होने लगते हैं। तो डिप्रेशन में अगर आप जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि नहीं आप बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं, तो वक्त आ गया है ब्रेक लेने का और थोड़ा टाइम आप चिल करिए, जहाँ पे आपको अच्छा लगता है वहाँ पे रहिए, फिर अपने काम में शुरू से लगिए। काम करेंगे, वर्क करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। डिप्रेशन आगे डिस्कस करते हैं। डिप्रेशन कैन बी इंडोजीनियस। इंडोजीनियस का क्या मतलब होता है, ड्यू टू इम्बैलेंस इन न्यूरोट्रांसमीटर इन बॉडी, ठीक है। डिप्रेशन 2 वे में कॉज हो सकता है। ये तो इंडोजीनियस, इंडोजीनियस में आपके बॉडी में, आपके ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस होगा, लाइक सेरोटोनिन, नॉन इपिनेफ्रिन, डोपामिन। नेक्स्ट है एक्सोजीनियस। एक्सोजीनियस मतलब ड्यू टू एनी सैड इवेंट इन द फैमिली। तो डिप्रेशन 2 कॉजेस हो सकते हैं, या तो इंडोजीनियस, आपके बॉडी में, आपके ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस हो रहा है, या तो एक्सोजीनियस मतलब आपकी बॉडी, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, आपकी फैमिली हो गई, फ्रेंड सर्कल हो गए, या भी कोई भी पर्सनल सिचुएशन हो गई जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा सैड रह रहे हैं। कोई सैड इवेंट है, कोई क्लोज पर्सन की डेथ हो जा रही है, या किसी क्लोज पर्सन से आप दूर हो जा रहे हैं। बच्चों के द्वारा भी डिप्रेशन की डिफिनीशन दी गई है, उसको डिस्कस करते हैं। डिप्रेशन इज ए कॉमन मेंटल डिसऑर्डर। डिप्रेशन बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है, प्रेजेंट टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है एडल्ट्स में। तो डिप्रेशन इज ए कॉमन मेंटल डिसऑर्डर दैट क्या प्रेजेंट होता है विद डिप्रेस्ड मूड। जो पर्सन है उसका मूड डिप्रेस्ड होगा। लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर, उसकी जो इंटरेस्ट है किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में, उसकी इंटरेस्ट लॉस हो जाएगी वो, एंड उस नॉट अ प्लेजर, वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न भी नहीं रहेगा, सैड रहेगा। फीलिंग ऑफ गिल्ट, बहुत ज़्यादा गिल्ट की फीलिंग रहेगी। एंड लो सेल्फ वर्थ, वो खुद के लायक भी नहीं होगा, उसको ऐसा फील होगा ना कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म है, ठीक है। बहुत से ऐसे पर्सन होते हैं कि डिप्रेशन की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। तो एक बात मैं बता दूं, ज़िंदगी बहुत कीमती है, सुसाइड किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, ठीक है।
तो अगर आप स्ट्रांग है तो कभी सुसाइड के बारे में, सुसाइड के थॉट्स भी माइंड में नहीं आएंगे। तो वो खुद को स्वयं के लायक ही खुद को नहीं समझता है। डिस्टर्ब स्लीप, उसकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, भूख नहीं लगती है, लो एनर्जी एंड पुअर कंसंट्रेशन, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो रहती है एंड पुअर कंसंट्रेशन। तो आप अगर जो डिप्रेशन का पेशेंट है उसको आप देखेंगे यूजुअली तो वो अकेले रहना पसंद करता है, कहीं भी बात किसी से नहीं करता, कहीं नहीं जाता है, वो रूम में अपने आप को बंद रखने लगता है। उसको लगता है मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा, जो भी चीज़ें हुई हैं बस ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म हो गई, लाइफ एंड है यहीं पे। तो ऐसा पर्सन डिप्रेशन के पर्सन होते हैं। इनको इस समय ज़रूरत होती है लोगों की जो उनको समझ सके, उनसे बातें कर सकें। ठीक है, नोट में क्या है, पेशेंट अफेक्टेड बाय डिप्रेशन आर 20 to 14 ईयर्स ऑफ एज। मैंने बोला ना कि ये जो एडल्ट पर्सन होते हैं ना सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड तो वही होते हैं, क्योंकि उनको क्या होता है ना, हार्डवर्क करना नहीं होता है, प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना होता है, बट बस शांत होके डिप्रेस्ड हो जाना होता है कि अरे कोई भी प्रॉब्लम आई है लाइफ में तो उसका सलूशन है। किसी के जाने से किसी की लाइफ रुकती नहीं है। ठीक है, और तो इन सब बातों का ध्यान देना चाहिए। अपने आप को अगर ऐसा लगे नहीं आप बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हो, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसी टाइम आप ना जो पर्सन आपको सबसे ज़्यादा पसंद है या अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो आप ऐसे डिप्रेशन से बच सकते हैं। टाइप्स देखते हैं, डिप्रेशन के वेरियस टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को हम क्लिनिकल डिप्रेशन या मेजर डिप्रेशन भी बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा सीवियर फॉर्म है डिप्रेशन का, मोर सीवियर है। ठीक है, अनदर डिप्रेशन से सबसे ज़्यादा सीवियर फॉर्म है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई आप कैसे कॉज होता है डिप्रेशन, इसमें कोई आपके बहुत ज़्यादा क्लोज है, ठीक है, लवर पर्सन है, उसकी डेथ हो जाती है, या कोई मेडिकल कंडीशन है लाइक थायराइड डिसऑर्डर है, इसकी वजह से ये डिप्रेशन कॉज होता है। इसमें क्या होता है कि जो डेली लाइफ की रूटीन टास्क है पर्सन उसको नहीं करता है, उसकी जो फीलिंग है बहुत ज़्यादा सैड फील करता है एंड उसको भूख नहीं लगता है, वो किसी भी चीज़ को ना इंजॉय नहीं करता है। ठीक है, कंडीशन सीरियस होती है, इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो ये कंडीशन मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहलाता है। नेक्स्ट है पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर ऑल्सो नोन एज डायमेंशिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ये यूजुअली लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर है, क्रोनिक के साथ साथ लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर है। इसमें जो पर्सन है, पेशेंट है, उसके लॉस इंटरेस्ट हो जाती है नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ में, फील होपलेस फील करता है, लैक प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्टिविटी, कोई भी चीज़ लैक प्रोडक्टिविटी हो जाती है, लो सेल्फ स्टीम। ठीक है, ओवरऑल फीलिंग जो है वो इनएडुकेसी होती है। इसमें पर्सन को अगर ट्रीट किया जाए तो ईजिली ट्रीट हो सकते हैं। ये सिम्टम्स ना लास्ट फॉर 2 ईयर्स के से होते हैं, ये काफ़ी लॉन्ग टर्म डिप्रेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ठीक है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन नेम से ही इंडिकेट है। इसमें क्या होता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना, बच्चा को मतलब बर्थ के बाद ना वो डिप्रेशन में चली जाती हैं, केयरिंग फॉर न्यू बॉर्न, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं न्यू बॉर्न की, तो उनके जो हार्मोनल एंड फिजिकल चेंजेस होते हैं डिलीवरी के बाद ना, आफ्टर डिलीवरी के बाद जो हार्मोनल एंड फिजिकल चेंजेस होते हैं एंड उनके पास न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों को केयर करना है। ठीक है, उनके ओवरवेलमिंग का पे ध्यान देना है। तो इसकी वजह से ना जो मदर होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, एक्सट्रीम फीलिंग सैडनेस हो जाता है, एंजाइटी की प्रॉब्लम हो जाती है, टायर्डनेस हो जाता है, तो उनको डिफ़िकल्टीज होने लगती हैं डेली एक्टिविटी करने में। ठीक है, तो यूजली ये जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, नाम से ही क्लियर है, ये प्रेग्नेंट वुमेन को हो रहा है। 10 से 15% जो वुमेन्स हैं आफ्टर बर्थ बेबी के, ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन में वो चली जाती हैं, क्योंकि उनमें कुछ फिजिकल एंड हार्मोनल चेंजेस भी हुए रहते हैं और उनको न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देख के बहुत ज़्यादा एंजाइटी, सैडनेस और एग्जॉशन की प्रॉब्लम होने लगती है। नेक्स्ट है साइकोटिक डिप्रेशन। साइकोटिक डिप्रेशन ऑल्सो नोन एज डिप्रेसिव साइकोसिस। ठीक है, ये मेजर डिप्रेसिव कंडीशन है और सीवियर पल्सम साइकोसिस।
सम फॉर्म ऑफ साइकोसिस, इसमें क्या होता है, जो पर्सन है उनको निगेटिविटी, सिर्फ निगेटिविटी ही दिखती है। कोई भी चीज़ उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये खराबी होने वाला है, ये नहीं ही होने वाला है। नेक्स्ट है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, SAD। इसमें क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, विंटर डिप्रेशन। इसको हम विंटर डिप्रेशन भी कह सकते हैं। विंटर के सीजन में क्या होता है, धूप नहीं होती बहुत ज़्यादा, अथवा जो इन्वायरमेंट होता है ना ब्लैकिश होता है, डार्क होता है, तो इसकी वजह से भी कुछ पर्सन को डिप्रेस्ड फील करने लगते हैं। वो इनकी स्लीपनेस इंक्रीज हो जाती है, वेट गेन करने लगते हैं, सोशल विड्रॉल होने लगता है। तो ये सब कंडीशन है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के। इसमें क्या होता है, विंटर के सीजन में लेस नेचुरल सनलाइट, जो सूर्य की प्रकाश है बहुत ज़्यादा से डार्क होती है, मतलब उतनी दिखती नहीं है, अंधेरा अंधेरा दिखता है, तो लोगों को ऐसा बहुत ज़्यादा आलसपन आता है, सोते हैं। तो ये सब कंडीशन होता है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के। नेक्स्ट है बाइपोलर डिप्रेशन। बाइपोलर डिप्रेशन को हम मैनिक डिप्रेशन भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज मैनिक डिप्रेशन। ये मेंटल हेल्थ कंडीशन में क्या कॉज करता है, एक्सट्रीम मूड स्विंग, मतलब मूड अभी कुछ और है तुरंत चेंज हो जाना, ठीक है, एक्सट्रीम मूड स्विंग। दैट इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, मैनिया एंड हाइपोमेनिया एंड लो डिप्रेशन। इसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है वो होपलेस हो जाता है, उसका लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड प्लेजर, ठीक है, मोस्ट ऑफ एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी है उनका इंटरेस्ट लॉस रहेगा, होपलेस रहेंगे जो पर्सन है बाइपोलर डिप्रेशन में। यूजली इसको हम क्या बोलते हैं, मैनिक डिप्रेशन। तो इसके सम टाइप्स हैं, आप लोग देख ले नाम और थोड़ा बहुत चीज़ों को समझ ले कि क्या क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ईटियोलॉजी। इसकी जो ईटियोलॉजी है ना, एग्जैक्ट ईटियोलॉजी अभी अननोन है, डिप्रेशन क्यों हो रहा है, ठीक है, ये अभी एग्जैक्ट नहीं पता चला है, बट कुछ और अदर फैक्टर्स हैं जो डिप्रेशन को ट्रिगर करते हैं, हम उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। है ब्रेन केमिस्ट्री। तो हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ब्रेन के केमिकल्स होते हैं, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मूड की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। हमारा मूड स्टेबल रहे, इसको मेंटेन करने में हमारे न्यूरोट्रांसमीटर हेल्प करते हैं। बट हमारे ब्रेन में हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर है, हमारे जो केमिकल्स हैं लाइक सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन, इनका जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट डिप्रेस्ड हो जाता है। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स आपके अगर फैमिली में किसी को कोई डिप्रेशन का पेशेंट हुआ है तो ये फर्दर ब्लड से आगे भी ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, और फिर पर्सन उनको जो जिसमें ट्रांसफ़र हो रहा है, अगर पिता को है तो बेटे को भी डिप्रेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। बट अभी तक रिसर्चर ने जो डिप्रेशन कॉज करने की जो जीन है उसका जो पता अभी नहीं कर पाए, फाइंड उसको नहीं कर पा रहे हैं। वो कंटिन्यूसली जो रिसर्चर है फाइंड करना चाहते हैं कि कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है डिप्रेशन कॉज करने के लिए। नेक्स्ट है हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्पेशली मैंने अभी बताया पोस्टपार्टम जो डिप्रेशन है वो प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल एंड फिजिकल चेंजेस होने के बाद होता है। तो कुछ हार्मोन्स चेंज हो जिसकी वजह से पर्सन डिप्रेस हो, ये हायर रेट होता है वुमेन में एज कंपेयर टू मेन। नेक्स्ट है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी मतलब पर्सनालिटी भी डिपेंड करती है डिप्रेशन आपको होगा या नहीं होगा। लाइक ऐसे बहुत से पर्सन होंगे ना, उनको निगेटिविटी ही रहती है, निगेटिव सोचते हैं, निगेटिव बोलते हैं, उनकी कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो बहुत ही लेस होती है, और ईजिली वो पर्सन क्या करते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं। क्योंकि हमेशा हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, सही सोचना चाहिए, हर चीज़ें हो सकती हैं, इनके बारे में ध्यान देना चाहिए, ठीक है, सही बोलना चाहिए, निगेटिविटी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि निगेटिविटी ही ईजिली डिप्रेशन कॉज कर सकता है। तो आपका पर्सनालिटी भी रिस्पॉन्सिबल होता है डिप्रेशन कॉज करने के लिए। लाइफ इवेंट्स। लाइफ इवेंट्स का मतलब कोई भी, जैसे आपकी बहुत ही ज़्यादा लवर पर्सन है, उनकी डेथ हो जाना, ठीक है, या तो उनसे सेपरेशन हो जाना, कुछ ऐसे जो चीज़ें जिनके लिए आपकी जो मेंटल स्टेट है, ठीक है, वो प्रिपेयर्ड नहीं है, वो चीज़ें आपके लाइफ में हो रही हैं, वो भी डिप्रेशन कॉज करने के लिए रीजन हो सकता है, जिसके लिए आपकी जो मेंटल कंडीशन है अभी प्रिपेयर्ड नहीं है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो सडनली आपके लाइफ में कुछ हो रहा है,
ड्रग एब्यूज, ऐसे कुछ ड्रग्स हैं जिनके एब्यूज करने से, कंटिन्यूअसली यूज करने से भी पर्सन डिप्रेस्ड हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेडिकल कंडीशन। ऐसे कुछ मेडिकल कंडीशन है जिनकी वजह से भी पेशेंट, क्या नाम है, डिप्रेशन का पेशेंट हो सकता है। लाइक फिजिकल पेन एंड इलनेस, कोई फिजिकल पेन हो या इलनेस हो, बहुत ज़्यादा दर्द हो, उसे कुछ ऐसे चोटें लगी हो, ठीक है, डायबिटीज़ का पर्सन हो, कैंसर का पेशेंट हो, हार्ट डिजीज़ उसको हुआ हो, या पार्किंसन डिजीज़, कुछ ऐसे मेडिकल कंडीशन है जो कि डिप्रेशन के कॉजेज हो सकते हैं। एंड स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है किसी पर्सन के लिए। स्ट्रेस एंड डेथ ऑफ लव्ड वन, किसी भी जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा पर्सन है उनका डेथ हो जाना, या किसी ऐसे पर्सन से, एडल्ट में यूजली होता है ब्रेकअप होना। ब्रेकअप होने की वजह से भी पर्सन डिप्रेस्ड हो जाता है। आपने सुना होगा, मैं एक एग्जांपल जस्ट दे रही हूँ कि सेलिब्रिटी दीपिका पादुकोण, उनका जब ब्रेकअप हुआ था तो वो भी डिप्रेशन में चली गई थी। तो ये सब चीज़ें इतना लाइफ को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसकी पैथोफिजियोलॉजी, तो हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी को डिस्कस करते हैं। पैथोफिजियोलॉजी के लिए आप जैसे ये चार्ट बनाया गया, थोड़ा स्पेसियस नहीं है, स्पेस कम था, तो मैंने ये चार्ट बनाया है, एक बार आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और मैं समझा भी दे रही हूँ। तो फर्स्ट क्या है, जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स, जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मैंने बताया ही। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेस लेना, आपके लाइफ में कोई एडवर्सिटी, रिसेंट स्ट्रेसर, कुछ भी ऐसा इवेंट आपकी लाइफ में हो रहा है जिसकी वजह से आप पर्सन स्ट्रेस में है, तो ये दो इटियोलॉजी हो गए। इसमें क्या होता है, जेनेटिक्स में क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, हमारे जो ब्रेन की केमिस्ट्री है वो इम्बैलेंस होते हैं। क्या इम्बैलेंस होते हैं, 5HT, 5HT ऑल्सो नोन एज सेरोटोनिन। ठीक है, मैंने सारे के शॉर्ट फॉर्म जो भी मैंने यूज किए हैं इस चार्ट में, उसका यहाँ पे हमने फुल फॉर्म नोट कर दिया है। ठीक है, कि क्या क्या सबके फुल फॉर्म है। तो 5HT को हम क्या बोलेंगे, 5 हाइड्रोक्सी ट्रेप्टामिन रिसेप्टर या सेरोटोनिन रिसेप्टर। ठीक है, और Na मतलब नॉट एड्रेनलिन या नॉर इपिनेफ्रिन। ठीक है, ये भी हमारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं। डोपामिन, इनके जो हमारे ब्रेन में, हमारी ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर की जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज का सिंबल लगा हुआ है, लेवल ये हमारे ब्रेन में डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो क्या कॉज होता है, इन डिक्रीज BDNF, मैंने यहाँ पे ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स, ठीक है, ये ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये डिक्रीज हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे एक और फंक्शन देख लेते हैं। स्ट्रेस लेने की वजह से हमारी जो प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन्स हैं वो इंक्रीज हो जाती है। इसके इंक्रीज होने की वजह से भी हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं लाइक सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, उनका लेवल डिक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ से फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, डिक्रीज BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर जो है हमारा डिक्रीज होगा। एंड फिर क्या होता है, HPA डिसरेगुलेशन, यहाँ पे S लगा दीजिए, HPA डिसरेगुलेशन। HPA का मतलब क्या होता है, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस। यह फिगर आप देख रहे हैं, इस फिगर में क्या होता है, हमारे हाइपोथैलेमस, पहले आप ये फिगर देख लें फिर इसके आगे हम समझते हैं। इस फिगर में आप देखते हैं हाइपोथैलेमस क्या करता है, CRH रिलीज करता है, जिससे एंटीरियर पिट्यूटरी हेल्प करती है रिलीज करने में ACTH को। ठीक है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या करता है, कॉर्टिसोल को रिलीज करता है। तो ये जो सारी रिलीजिंग है ना वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है, डिसरेगुलेशन हो जाए, प्रॉपर फंक्शन ना करे, तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, को हम स्ट्रेस हार्मोन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कॉर्टिसोल इंक्रीज हो रहा है मतलब हमारा स्ट्रेस हार्मोन भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन बोल रहे हैं वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो क्या होता है, हमारे हिपोकैम्पल एट्रोफी होती है। हिपोकैम्पल हमारे ब्रेन का पार्ट है। अगर आप लोगों ने एनाटॉमी में ब्रेन की एनाटॉमी पढ़ी होगी तो वहाँ पे हिपोकैम्पल
ये एक ब्रेन का पार्ट होता है जो कि एट्रोपी, उनका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे सिकुड़ने लगता है। फिर क्या होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हाइपो एक्टिविटी। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी ब्रेन का पार्ट है, उसकी क्या होने लगती है, हाइपो एक्टिविटी, उसकी एक्टिविटी जो है वो लो हो जाती है। उसकी एक्टिविटी लो होने की वजह से हमारे लिम्बिक हाइपर एक्टिव हो जाता है। हमारा लिम्बिक रीजन है, ब्रेन का एक पार्ट है, वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से फाइनली डिप्रेस पर्सन होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो पूरा है वो फिजियोलॉजी है, पैथोफिजियोलॉजी है डिप्रेशन का। तो यहाँ पे हम कुछ टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे 5HT। 5HT क्या है, इसको हम ऑल्सो नोन एज सेरोटोनिन रिसेप्टर। ये क्या करता है, मॉड्यूलेट करता है एंड रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर को, लाइक ग्लूटामीन, ठीक है, ग्लूटामेट, गाबा, डोपामीन, इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन एंड एसिटाइल कोलिन को मॉड्यूलेट करता है और रिलीज करने में हेल्प करता है 5HT। ठीक है, और नॉर इपिनेफ्रिन का क्या वर्क है, इसको हम नॉन एड्रेनलिन भी बोलते हैं। एंड एपिनेफ्रिन जो है इसेंशियल रोल प्ले करता है रेगुलेट करने में एरोजोल। एरोजोल मतलब इसेंशियल रोल प्ले करेगा एरोजोल, रेगुलेशन मेंटेन करता है एरोजोल को, इंटरेस्ट को एंड अटेंशन को, कॉन्जिनेटिव फंक्शंस को। ठीक है, तो अगर ये इसका लेवल डिक्रीज होता है तो पर्सन का जो है इंटरेस्ट लॉस होता है। ठीक है, उनका जो फंक्शंस, अटेंशन है, ये सब चीज़ें जो है वो लॉस होने लगती हैं, क्योंकि हमारा नॉर इपिनेफ्रिन है, नॉर एड्रेनलिन इन सब फंक्शंस को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसके डिक्रीज होने से हमारा जो इंटरेस्ट है, ये सब चीज़ें हैं वो डिक्रीज होने लगती हैं। फिर उसके बाद क्या है, BDNF। BDNF क्या करता है, BDNF को हम एब्रीन्यूरिन भी बोलते हैं। ठीक है, एब्रीन्यूरिन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये आप पूरा फिगर देख लीजिए, इनको याद कर लीजिएगा, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म जो दिए हुए हैं, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगी। एज इट इज़ आप इसको याद भी कर सकते हैं, या जो जो चीज़ें मैंने बोली आप इसको बढ़ाने के लिए 5HT क्या होता है, नॉन एड्रेनलिन क्या होता है, BDNF क्या होता है, इन सब चीज़ों को भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड पैथोफिजियोलॉजी हम कुछ हाइपोथेसिस के थ्रू समझा सकते हैं। तो अगर आप ऐसे याद करते हैं तो भी ठीक, तो ये सब हाइपोथेसिस को भी आप लिख सकते हैं, लाइक मोनोएमिन हाइपोथेसिस, रिसेप्टर सेंसिटिव हाइपोथेसिस, सेरोटोनिन ओनली हाइपोथेसिस, परमिसिव हाइपोथेसिस, इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस, न्यूरोट्रॉपिक हाइपोथेसिस। ये कुछ हाइपोथेसिस हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिप्रेशन कॉज करने में। ठीक है, इनको हम डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे, और यहाँ पे आपको सिर्फ पॉइंट्स में आप लिख दोगे, क्योंकि इनफ है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के, तो देख लेते हैं। कुछ 4 सिम्टम्स को मैंने लिखा है। इमोशंस डिस्टर्ब होता है, हमारा थॉट्स डिस्टर्ब होता है, फिजिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है एंड बिहेवियर डिस्टर्ब होता है। ठीक है, चेंजेस आती हैं इन सब में। तो फर्स्ट है इमोशंस। इमोशंस में क्या है, सैडनेस, बहुत ज़्यादा पर्सन सैड होने लगता है, एंजाइटी होती है, गिल्ट होता है, एंगर, गुस्सा आता है, मूड स्विंग्स होती हैं, इरिटेबिलिटी होती है। मैंने ये सारे इमोशंस के बारे में फर्दर डिस्कस किया ही हुआ है। थॉट्स, थॉट में क्या होता है, सेल्फ क्रिटिसिज्म। ठीक है, खुद ही किसी लायक नहीं है, सारी गलती मेरी ही है, ऐसा फील होता है। ठीक है, इम्पेयर्ड मेमोरी, चीज़ें याद नहीं रहती हैं प्रॉपरली, क्या क्या सोचते हो, क्या करते हो, कुछ नहीं समझ में आता है। कन्फ्यूजन, सेम, क्या कर रहे हो, लाइफ खत्म थोड़ी हो रही है यहाँ पे। तो उन सब चीज़ों से बाहर निकलना सोचो, इतने वीक नहीं बनो। ठीक है, तो कन्फ्यूजन होता है। थॉट ऑफ डेथ एंड सुसाइड, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन सुसाइड नहीं होता है। यूजली मैं बताऊँ, मैंने अपने पेरेंट्स के साथ गई थी डिनर करने, वहाँ पे मैंने देखा एक पर्सन था। ठीक है, उसकी उम्र 25-26 साल होगी, उसका जॉब लॉस हो गया था, नौकरी चली गई थी, पर्सन रोए जा रहा था। 25-26 साल का इंसान कंटिन्यूसली वहाँ पे रो रहा था किसी से बात, भाई जॉब ही गई है ना, दूसरी मिलेगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए कि लाइफ ख़त्म नहीं हो रही है, हार्ड वर्क करेंगे, आज नहीं मिल रही सक्सेस, कल ज़रूर मिलेगा। ठीक है,
तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि सुसाइड किसी भी चीज़ का ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। तो चीज़ें अगर जा रही हैं हाथ से, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए ना, थोड़ी देर अपने फैमिली के साथ रहना चाहिए, फिर न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, नए से स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा होगा, ठीक है, गया हुआ खराब, हुई गलतियाँ, ठीक है, बट अभी से हम सुधारते हैं, अभी से हम अच्छा करेंगे, मेरे साथ अच्छा होगा। पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है, कभी भी निगेटिव थिंकिंग अपने माइंड में लानी ही नहीं चाहिए, ठीक है। एंड फिजिकल, क्रोनिक फटीग होगा, लैक ऑफ एनर्जी, स्लीपिंग टू मच या लिटिल, बहुत ज़्यादा सोएंगे या नींद ही नहीं आएगी, वेट गेन और लॉस, सम कुछ फिजिकल, सब में अलग अलग होते हैं, तो ये कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं डिप्रेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लॉस ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेट ही नहीं रहोगे भाई, कुछ नहीं कर सकते ऐसा फील होगा, बट हम सब कुछ कर सकते हैं ऐसा सोचना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बिहेवियर, बिहेवियर चेंजेस होंगे, चेंज इन पर्सनल अपीयरेंस, ठीक है, बात करने के तरीके, कोई काम करने का तरीका में चेंजेस आएंगे। नेग्लेक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेना चाहोगे, कहोगे मुझसे तो होगा ही नहीं, मुझसे हो ही नहीं पाएगा, ऐसा थोड़ी है, हर इंसान से हर काम हो सकता है, करने की कोशिश तो करो, बहुत अच्छा नहीं होगा, ठीक होगा ना। विथड्रॉवल फ्रॉम अदर्स, लोगों से दूर रहने लगोगे, कटने लगोगे, तो आप लोग ये ध्यान देना, अगर आपके अगल बगल में आपके फ्रेंड्स हैं, ऐसे फैमिली में कोई पर्सन है जो कि बहुत ऐसे सबसे बातें करता था, मिलता जुलता था, बट धीरे धीरे ऐसा थोड़ा दूर रहने लगा है, तो उस पर ध्यान देने की बात है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, उससे बातें करें, उसके साथ उसके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें, ठीक है। एंड ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में क्या, दो तरीका यूजली आपको लिखना होता है, मैंने यहाँ पे और भी ज़्यादा ट्रीटमेंट बताए हुए हैं। पहला है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, मतलब बिना ड्रग्स के आप कौन सा ट्रीटमेंट करोगे, तो अपने लाइफ स्टाइल को मॉडिफिकेशन, ठीक है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके इसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। फर्स्ट है रेगुलर एक्सरसाइज, पहले तो आप फिजिकली एक्टिव हो, ठीक है, एक्सरसाइज करें। गेटिंग प्लेंटी टू ऑफ स्लीप, आप बहुत ज़्यादा नहीं सोएं, ठीक है। रिड्यूस स्ट्रेस, आप चीज़ों को सोचना पहले बंद करें, ठीक है, अच्छे से जो सोचें, निगेटिविटी को दूर करें। ईट हेल्दी, अच्छी चीज़ें खाएं। अवॉइड एल्कोहल एंड रिक्रिएशनल ड्रग्स, कुछ जो ड्रग्स का यूज कर रहे हैं, एल्कोहल का यूज कर रहे हैं, उसको अवॉइड करने लगे। बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद अदर, ठीक है, कोई के साथ आपके रिलेशंस खराब हो रहे हैं तो दूसरों के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, ठीक है, उनके साथ अपनी रिलेशंस बनाएं। तो ये सम लाइफ मॉडिफिकेशन, लाइफ स्टाइल को मॉडिफाइड करके आप डिप्रेशन से दूर रह सकते हो, तो इन बातों को ध्यान दें। नेक्स्ट देखते हैं इसकी फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट को देखते हैं, ठीक है। ट्रीटेड विद एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, जो भी फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, जो भी ड्रग्स हम यूज कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, ठीक है। तो इसकी पहली जो कैटेगरी है क्या है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर, नाम से ही क्लियर है कि ये क्या करता है, सेरोटोनिन की जो रीअपटेक हो रही है, ठीक है, जो उसके साइनेप्स सेरोटर्जिक न्यूरॉन है जिनकी वजह से इनहिबिट हो रहा है सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर्स, उनको क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं ये, ठीक है, जिससे आपकी बॉडी में सेरोटोनिन का जो लेवल है वो डिक्रीज ना हो। यूजली इस ड्रग्स का क्या काम है, सेरोटोनिन का जो रीअपटेक हो रहा है जिसकी वजह से सेरोटोनिन की लेवल बॉडी में डिक्रीज हो रही है, वो लेवल बॉडी में डिक्रीज ना हो, मेंटेन बनी रहे, ठीक है। ये ड्रग्स, ये मोस्ट कॉमन ड्रग्स है जो कि यूजुअली डिप्रेशन के पेशेंट को यही ड्रग्स प्रिस्क्राइब की जाती है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेडिकेशन है, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन है डिप्रेशन के लिए। तो कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, सिटेलोप्राम और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप उसको देख ले एक बार। नेक्स्ट है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट क्या करता है, ये TCA, ये क्या करता है, हमारे बॉडी में जो 5-HT नॉर इपिनेफ्रिन, ठीक है, नॉन एड्रेनलिन, जो दोनों बोथ न्यूरोट्रांसमीटर हैं, उसके रीअपटेक को ब्लॉक करता है, ठीक है। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के द्वारा इसके रीअपटेक होते हैं ना, तो उनको क्या करता है, ये ब्लॉक करता है, जिससे इसका रीअपटेक नहीं होगा और ये दोनों का लेवल डिक्रीज नहीं होगा, हमारी ब्रेन में यूजली बॉडी में लेवल डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, 5-HT नॉन एड्रेनलिन बोथ रिसेप्टर न्यूरोट्रांसमीटर के रीअपटेक को इनहिबिट करते हैं, ठीक है, ब्लॉक करते हैं,
प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स को, ठीक है। ये दे आर सेकेंड मोस्ट कॉमन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये मोस्ट कॉमन, सेकेंडली, फर्स्ट पे तो मैंने इसको रख दिया, ये फर्स्ट नंबर इसको दे दिया, तो अभी ये सेकेंड नंबर है, तो सेकेंडली मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग है, ठीक है। दिस मेडिकेशन क्या करते हैं, ये मेडिकेशन क्या करता है, सेरोटोनिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन के कंसंट्रेशन को सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, सिनेप्टिक क्लेफ्ट आप लोगों ने सुना होगा नाम, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में नॉन एपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन की लेवल को इंक्रीज करता है बाय इनहिबिटिंग प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में इनके रीअपटेक को इनहिबिट करके, ब्लॉक करके, ठीक है। कुछ इसके एग्जाम्पल है, फर्स्ट है NA5-HT रीअपटेक इनहिबिटर, ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। सेकेंड है प्रीडोमिनेंटली नॉन एपिनेफ्रिन या नॉन एड्रेनलिन रीअपटेक इनहिबिटर, इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आप ऐसे इतने एग्जाम्पल याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको इतने एग्जाम्पल याद नहीं हो रहे हैं तो शॉर्ट फॉर्म आप ऐसे भी एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। इसको हम टायर्ड DC से याद कर सकते हैं, टायर्ड TAID, टायर्ड DC, ठीक है। टायर्ड DC मतलब ट्राइमिप्रामीन, एमिट्राफाइलिन, इमिप्रामीन, डॉक्सीपाइन, डॉक्सीथेपाइन एंड क्लोमिप्रामाइन, ठीक है। इसको मेनोमिक्स बनाए, टायर्ड DC, हमें इसमें क्या याद करना है, टायर्ड DC, एक लाइन से, आप भूलेंगे नहीं ड्रग्स, ठीक है। इसमें क्या करना है, इस वाले में आप देखो, इसमें मैंने अल्फ़ाबेटिकली लिखा हुआ है CEF²PS, ठीक है, एक लाइन से, सेफ CEF² एंड PS, ठीक है। इसको ऐसे ही आप लोग मिनोमिक्स, कोई भी आप क्लासिफिकेशन याद करके, यूजुअली फार्माकोलॉजी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप क्लासिफिकेशन याद करें, मेडिसिनल केमिस्ट्री बोथ, अगर क्लासिफिकेशन याद करें तो ऐसे मिनोमिक्स बनाए, ठीक है। ये आप खुद से भी बना सकते हो, जैसा आपको इजी लगे, जितने भी आपको एग्जाम्पल याद करने हैं उसको क्रम में, एक सीक्वेंस में लिख के आप इसकी मिनोमिक्स बनाए, इससे आप इजीली आप याद कर सकते हो, ठीक है। ये क्या है, ड्रेन, DRAN, इसका मिनोमिक्स हो गया, ठीक है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ये क्या है, CM, आप बने CM, माओ इनहिबिटर्स, ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, माओ इनहिबिटर क्या करते हैं, ये ड्रग्स इनहिबिट करते हैं, ये थर्ड कैटेगरी है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी थी, ये सेकेंड कैटेगरी में 2 इसके सब टाइप्स थे, ये थर्ड कैटेगरी है माओ इनहिबिटर, ठीक है। ये ड्रग्स क्या करता है, इनहिबिट करता है मायोकॉन्ड्रियल एंजाइम को एंड मोनो एमिनो ऑक्सीडेज को, ठीक है, मायोकॉर्डियल एंजाइम एंड मोनो एमीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करता है CM ड्रग, ठीक है। CM बनेंगे आप लोग, ये ऐसे याद करिए। नेक्स्ट क्या है, एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जो है मेजर डिप्रेसिव पेशेंट को दिया जाता है, ठीक है, जिसको इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स, इंटॉलरेंस, साइड इफेक्ट, ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। अगर आपको सेरोटोनिन, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स के ट्रीटमेंट से साइड इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट लाइन जो उसकी ड्रग्स है उससे, तो ये ड्रग्स उनको प्रीफर किया जाता है, एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, ठीक है। इसके मल्टीपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को यूजली ऐसे डिराइव नहीं कर सकते, मल्टीपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसका यूज कब करते हैं, जब हमारे जो फर्स्ट लाइन की ड्रग्स है, ठीक है, SSRI की साइड इफेक्ट पर्सन में आ रहे हैं, क्योंकि अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग मेडिसिन हो सकती है, तो इनके साइड इफेक्ट आ रहे हैं, तो ये ड्रग्स हम प्रीफर करेंगे। तो इसके लिए भी हम टेम्ब, TABM, टेम्ब एंड BDM, इसको ऐसे इसे मिनोमिक्स बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये इसके 4 कैटेगरी थे ड्रग्स के फार्माकोलॉजिकल एक्शन के, एंड इसके बाद, ठीक है, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, सेकेंड हम पढ़े हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, थर्ड क्या है, ब्रेन स्टिमुलेशन, ये D, ठीक है, ब्रेन स्टिमुलेशन थेरेपी, ब्रेन को स्टिमुलेट करने की थेरेपीज होती हैं। तो स्टिमुलेट करने की ये थेरेपी है, जिसमें क्या होता है, जो भी डायरेक्टली हमारे ब्रेन से इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक वेव्स डिस्चार्ज होते हैं ना, उनको ये इनहिबिट करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट थेरेपीज के नाम हैं, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, वेगस नर्व स्टिमुलेशन, ये कुछ थेरेपीज हैं, ठीक है, आप इनको एज इट इज देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्या है, साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी भी करने से हमारा डिप्रेशन पेशेंट जो है ठीक हो जाता है। इसके लिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इंटरपर्सनल थेरेपी, साइकोडायनेमिक थेरेपी कुछ थेरेपी है जिसके थ्रू आप डिप्रेसिव पेशेंट की मूड को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। साइकोथेरेपी को हम टॉक थेरेपी भी बोलते हैं, ठीक है, टॉक थेरेपी, ठीक है। बातचीत करना, उनके जो माइंड कंसंट्रेशन है, उनके माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग लाना, ये सब चीज़ें हम करके भी डिप्रेसिव पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने पूरा डिप्रेशन समझा। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर कमेंट करें कि हमें ये चीज़ें नहीं समझ में आई है, तो हम उस पर फिर से वीडियोज़ बनाना। या तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हमारे 1000 सब्सक्रिप्शन को कंप्लीट करते हैं, तो हम लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी जल्दी से आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करें। एंड आपकी ये एफर्ट हमें न्यू वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करती है। तो थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग फार्मा की दुनिया।